हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको होमवर्क भी मिल रहा है, आपको क्लास ज्वाइनिंग की लिंक भी मिल रही है, प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की भी लिंक मिल रही है, प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल रही है। यू आर गेटिंग एवरीथिंग विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। हमने शुरू किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करेक्ट, हमने 9 डिटर्मिनेंट्स उसके अंदर देखे। अपने को अभी लास्ट वीडियो है ये इसका डिटर्मिनेंट्स वाला, इसके अंदर अपन उसकी समरी बना लेंगे। ओके, एग्री विथ मी? चलो बनाना है ना समरी, ताकि एग्जाम के टाइम पे हम इसको जल्दी से रिवाइज कर सके। राइट, अभी हमारा पढ़ाई का मोटिव क्या है अल्टीमेटली? एक ही मिनट, अभी हमारा पढ़ाई का मोटिव ही ये है कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा एग्जाम के एक दिन पहले जो हमें पढ़ाई करनी वो आसान हो जाए, वो जल्दी हो जाए। राइट, सो चलो बनाना है समरी। चलो डिटर्मिनेंट्स की बनाएंगे ताकि आप तब 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ये जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, जो नोट्स पढ़ने को आपको कम से कम एक से 1.5 घंटा जिसमें आपको खर्च करना पड़ेगा, वो पार्ट हम 5 मिनट में कैसे रिवाइज करेंगे। राइट, उसके लिए ये समरी बनाएंगे। बिफोर दैट मुझे एक डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली किया तो था, बट हमने बहुत जल्दी उसको रुका दिया था। राइट, मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वो डिस्कशन ऐसा था कि बिजनेस फर्म को क्या जरूरत है ये जानने की कि मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये जानने की जरूरत क्या है। व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। राइट, अल्टीमेटली हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका बिजनेस में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, वहां पे उसका कहीं ना कहीं कुछ फायदा होना चाहिए, तभी ये सब काम करने का मतलब। करेक्ट, तो बिजनेस ओनर्स को क्या फायदा है? राइट, स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे। देखो, व्हाई बिजनेस ओनर wants to know whether the demand for his product is elastic or inelastic. करेक्ट, क्यों जानना जरूरी है? चलो एक एग्जांपल लेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, एक 5 मिनट का डिस्कशन है हमारा, लेकिन ये अगर आपको ध्यान में आ गया ना तो आपको इसका पर्पज ही समझ आ जाएगा कि कर क्यों रहे एग्जैक्टली। राइट, सो एक एग्जांपल होगी, मेरा एक प्रोडक्ट ए है, या ए क्यों नाम ही दे देते हैं, मोबाइल है। चलो, तो मेरे मोबाइल है मेरे पास, इसके अंदर मुझे ये ध्यान में आता है कि मेरी नॉर्मली अभी जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है। इसके मैं अभी 100 क्वांटिटीज बेच सकता हूँ। ठीक है, ₹10,000 पे मैं 100 क्वांटिटीज बेचता हूँ। अभी मुझे अगर पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है मोबाइल, ये जो आता है वो इतना नेसेसिटीज में नहीं आ रहा, अगर मैं बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दूं तो मे बी लोग मेरा प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। दूसरा मैं ये भी सोच रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपने देखा था सब्स्टिट्यूट्स, अगर प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है। राइट, तो अभी मुझे पता है कि मैं मेरे प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ा दूं तो हो सकता है कि लोग मेरा प्रोडक्ट छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल को मोबाइल एज अ प्रोडक्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है। मेरा सैमसंग का ब्रांड है, किसी और का ओप्पो का होगा, किसी का वीवो का है, कोई आईफोन बेच रहा है। करेक्ट, आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बिक रहे। अभी मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूट्स भी ज्यादा है। हमने देखा था अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। अगर मेरी मोबाइल की डिमांड इलास्टिक है बच्चों,
इलास्टिक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा देखो, हमने टोटल रेवेन्यू मेथड देखा था। टोटल रेवेन्यू मेथड में हम क्या देखते थे, हम देखते थे अगर मेरी प्राइस और मेरा टोटल रेवेन्यू इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट है, मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं और मेरा टोटल रेवेन्यू गिर रहा है, तब इसको क्या बोलते थे हम लोग, इलास्टिक बोलते थे इसको। अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो अभी पन्ने पलटा के देख लो, राइट और रॉन्ग। मेरी अगर प्राइस बढ़ती है और मेरा टोटल रेवेन्यू गिरता है तो उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। करेक्ट। सिंपल एग्जांपल अगर मुझे लेना है इसका, 10 रुपए का प्रोडक्ट है मेरा, उसकी मैं 50 क्वांटिटी बेचता हूं, तो मेरा 500 रुपए का रेवेन्यू आता है। अगर मैंने इसकी प्राइस बढ़ा के 20 कर दी तो मैं सिर्फ 15 यूनिट बेच पाऊंगा, मतलब मेरा रेवेन्यू आता था 300। इस टाइप से जो एग्जांपल लेते थे, इसके अंदर हम बोलते थे प्राइस बढ़ रही है लेकिन टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब ये इलास्टिक है। लेते थे या नहीं ऐसा? लेते थे। यहां पे क्या किया हमने, न्यूमेरिकल पे से ये पता किया कि मेरे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी, मेरे प्रोडक्ट के डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ये न्यूमेरिकल से पता किया। बट बिजनेस ओनर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। आपको लगता है क्या कि कोई चीज लेने को आप जा रहे हो मार्केट में, आज 100 रुपए की मिल रही है, कल 110 रुपए की मिलेगी, परसों 90 की मिलेगी, तरसों 150 की मिलेगी, फिर 4 दिन बाद 50 रुपए की मिलेगी, फिर 70 की मिलेगी? बिजनेस ओनर कैन नॉट डू दिस। अगर वो ऐसा करेगा तो लोग लगेगा यार ये पागल है, ये कल 100 का बेच रहा था, आज 150 का बेच रहा है, कल 50 का बेच रहा है, 2 दिन बाद 70 का बेच रहा है, इसके पास कोई जाएगा ही नहीं, बोलेगा ये पागल आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो बिजनेस ओनर्स कैनॉट एक्चुअली डू एक्सपेरिमेंट्स, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट दे कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। उनको उनका बिजनेस स्टेबल भी रखना होता है। तो इसको पता है कि इसने अगर सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए बिजनेस ओनर ने, तो इसको पता चल गया पहली बात तो मोबाइल जो है मेरा, इसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे, कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है। दूसरा, इसने देखा कि मेरा प्रोडक्ट इतना इसेंशियल नहीं है कि कुछ भी हो जाए लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदना ही है। उसने और देख लिया ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं कि लोगों के बजट का बहुत ही नेग्लिजिबल हिस्सा है, कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दूं या कम करूं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये काफी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सब्सटेंशियल हिस्सा है ये। 40-50 हजार का एवरेज इनकम है लोगों का, इसका 20%, 25%, 10% ये काफी बड़ा हिस्सा होता है। तो इसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर के बजट का एक अच्छा बड़ा, मतलब अच्छा खासा हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट इलास्टिक है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो टोटल रेवेन्यू कम होगा, मतलब ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अल्टीमेटली मुझे रेवेन्यू भी तो बढ़ाना है ना, मैं सिर्फ प्राइस बढ़ा के मेरा प्रॉफिट थोड़ी होने वाला है, अल्टीमेटली तो मुझे रेवेन्यू भी बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे अगर मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है तो मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा यहाँ पे। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? आई विल नॉट रेज द प्राइस, नो, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, आई डोंट वांट टू डू दिस। करेक्ट। एक सेकेंड, आई डोंट वांट टू डू दिस कि प्राइस बढ़ा के मैं टोटल रेवेन्यू कम करूं। मेरे पास उल्टा ऑप्शन है ना इसके। अरे जब मैं प्राइस बढ़ा रहा था तो टोटल रेवेन्यू कम हो रहा था, तो इसका उल्टा भी तो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं प्राइस कम करूंगा तो टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ जाएगा, टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ जाएगा। कैन आई डू दिस? इज दिस द राइट ऑप्शन? यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। मैंने प्राइस कम करनी चाहिए ताकि मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़े। मैं इतनी भी प्राइस कम नहीं करूंगा कि मेरे मोबाइल की कॉस्टिंग ही नहीं निकलेगी, आई विल नॉट डू दैट। बट मैं उतनी प्राइस कम करूंगा जिससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बना रहे, मैं कमाई भी करूं। मुझे मोबाइल आ रहा है मेरा, मान लो 8 हजार का आ रहा था, पहले मैं हर मोबाइल के पीछे 2 हजार का प्रॉफिट ले रहा था, अभी मैं मोबाइल कर देता हूँ मेरा 9,500 में या 9 हजार में, तो मेरा पर मोबाइल प्रॉफिट कम हो जाएगा। पहले जो मैं हर मोबाइल पे 2,000 रुपए कमाता था, वो अभी मैं हर मोबाइल के पीछे 1,500 या 1,000 रुपए कमाऊंगा। दैट इज ओके। लेकिन हो सकता है कि पहले मैं जो 100 क्वांटिटीज बेचता था, अभी मैं 150-200 क्वांटिटीज बेचने लग जाऊं, राइट? तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राइट? मैं ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे पाऊंगा, मैं ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाऊंगा, और जितने ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचूंगा उतनी मेरी और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी।
उतने लोग माउथ पब्लिसिटी से और लोगों को बताएंगे, तो अल्टीमेटली तो बिजनेस ओनर का यही मोटिव होता है कि टोटल रेवेन्यू बढ़ाए। तो मैं जब मुझे पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस कम करी। इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, और इसकी वजह से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। बट इसी की जगह अगर मेरा ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है मेरा, इसके अंदर मैं बेचता हूं, मान लो व्हीट, राइस, दाल, ये सब बेचता हूं मैं। तो इसके अंदर एक चीज मुझे पता है कि अगर मैं कितने भी प्राइस कम कर दूं तो लोग ज्यादा तो नहीं लेने वाले। वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जिसको जितना खाना है उतना ही वो खाएगा। थोड़ा बहुत खाना ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा एडिशनल आइटम बन जाएगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड में। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, यहाँ पे मुझे टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है, तो मुझे ये एक चीज पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इसेंशियल है। अब मुझे सिर्फ दिक्कत है कि कॉम्पिटिटर वाली, कि मेरा जो प्रोडक्ट है, बाकी कॉम्पिटिटर है, मेरा ग्रोसरी का शॉप है, मेरे बाजू में एक ग्रोसरी का शॉप है, मैं प्राइसेस बढ़ा दूं, उसके प्राइसेस कम है, सारे के सारे लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी। देखो, बिजनेस ओनर को सीधा सीधा आंसर तो मिलेगा ही नहीं, वन वर्ड आंसर है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता। अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस थियरीज आर टू हेल्प अ बिजनेस ओनर। ये 100% सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते ना। नहीं तो अगर रेडीमेड सॉल्यूशन हो गए तो कोई भी उठ के बिजनेस कर देगा, करेक्ट। बट हाँ, इससे हेल्प जरूर हो जाएगी। तो उसको ये तो पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो लोगों के लिए जरूरी तो है भाई। अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम तो नहीं कर सकते, उनको चाहिए तो है। फिर वो क्या कर सकते, वो मेरे पास से ना खरीदते हुए मेरे बाजू वाली दुकान से खरीद सकते। फिर उसने और भी एनालिसिस किया कि मेरा जो मतलब प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं कंज्यूम कर रहा है। 1 किलो गेहूं कितने का आ रहा है? 30, 40, 50 की रेंज में आ रहा है। 1 केजी राइस कितने के रेंज में आ रहा है? 40, 50, मतलब बासमती भी ले लो 60, 70, 75 तक। महीने भर में कितना लगता है सामान? नॉर्मली 4 से 5 किलो। मतलब अगर मैं सिर्फ गेहूं, चावल, दाल इसका एक बजट बना लूं, तो 2-3 लोगों की अगर फैमिली है, या पांच पांच लोगों की फैमिली है अगर, तो नॉर्मली मेरा खर्चा जाएगा महीने का 2-2,500-3,000 रुपए। तो उसको ये भी पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, उसके उसका जो बजट है, मंथली बजट, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। हाँ, बहुत निग्लिजिबल भी नहीं, एकदम 100-50 रुपए में काम हो जा रहा है ऐसी भी बात नहीं है, बट बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है। तो उसको पता है कि इससे भी मुझे फर्क मतलब फायदा होगा, इससे भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज वो खरीद सकता है। 3,000 की चीज अगर 3,200 हो गई तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको दो जगह से पता चल गया कि मैं प्राइस तो बढ़ा सकता हूँ बॉस, एक तो इसेंशियल भी है और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है। बट उसने सोचा कि सब्स्टिट्यूट वाले का क्या करे, फिर अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो मेरे बाजू वाला तो फिर उस उतनी प्राइस रखेगा, तब क्या करे। अगर मान लो कि शहर के सारे ग्रोसरी ओनर्स ने एक एसोसिएशन बनाया लिया, अगर महीने 2 महीने में 3 महीने वहां पे वो मीटिंग्स करते, वहां पे ये मुद्दा खड़ा हो जाए कि बॉस आजकल हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया, हमारी परचेस कॉस्ट बढ़ रही है, लाइट बिल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, पर हमने तो प्राइस बढ़ा ही नहीं, अभी क्या करें। और सब एसोसिएशन वालों ने मिलकर सोचा कि ठीक है, हमको प्राइस बढ़ाने से क्या चीज रोक रही है? सिर्फ कंपटीशन। कंपटीशन से अलावा कोई चीज नहीं रोक रही हमें। कस्टमर तो हमारे पास आना ही है, प्राइस बढ़ा भी दे तो भी आना ही है हमारे पास, राइट। कस्टमर तो आने ही, क्योंकि वो इसेंशियल है। कस्टमर को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं लगता है कस्टमर को। महीने का 2-3 हजार का खर्चा है, 3,000 का पकड़ लो एवरेज, तो वो अगर और 200-300 से बढ़ जाएगा तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 300-500 रुपए उसके एक्स्ट्रा चले गए तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा ही। तो इनसे ये पता चल गया कि हाँ यार, हम खामखा हमारा प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट कर रहे, खामखा हम लॉस में जा रहे, बेकार में इतनी मेहनत कर रहे और इसके अंदर बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट कमा रहे, चलो प्राइसेस बढ़ा देते। तो यहाँ पे ये लोगों को प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा टोटल रेवेन्यू कमाने के लिए इन्होंने क्या करा, प्राइसेस, सॉरी प्राइस कम नहीं, प्राइस बढ़ा देंगे, हाँ। इन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दी। अब देखना, मोबाइल वाले ने भी सोचा था प्राइस बढ़ाएंगे, बट उसको पता था अपने प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलास्टिक के केस में। बट यहाँ पे इन इलास्टिक है, यहाँ पे क्या है, ग्रोसरी, व्हीट, राइस, दाल, ये इन इलास्टिक है। तो इनको पता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ा भी दूंगा तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाली है, और उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू भी मेरा बढ़ने वाला है। हमने इन इलास्टिक में लिखा है, पन्ने पलटा के देखो एक बार,
टोटल रेवेन्यू मेथड में हमने लिखा है ये कि अगर प्राइस बढ़ती है और टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, मतलब दोनों में एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसी का मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, आ रहा क्या ध्यान में? यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं। हम पहले पता करें कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड कैसी है, हमें पता है कि वो इनइलास्टिक है। नाउ वी आर डिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए हम प्राइस बढ़ा रहे हैं ताकि मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़े। अगर ग्रोसरी वाले ने प्राइस कम कर दिया तो पक्का इसका टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अगर इसने प्राइस कम करा, ये मोबाइल वाला अगर इसका दोस्त है, इसने मोबाइल वाले से बात किया, मोबाइल वाला बोला कि देख बेटे, मैंने रेवेन्यू बढ़ाने का इतना सही तरीका ढूंढ निकाला है ना, तू यकीन नहीं करेगा। बोले क्या भाई, क्या निकाला तूने, क्या किया ऐसा? बोले अरे बहुत जबरदस्त है। बोले किसने दिया, कोई मार्केटिंग गुरु वगैरह? अरे बोले कुछ नहीं है, मैंने अपना दिमाग चलाया। बोले अरे किया क्या तूने? बोले अरे मैं जो सीए फाउंडेशन कर रहा था ना, उसके बाद में मैंने छोड़ डाला, वो फाइनल मुझसे कुछ हुआ नहीं। तब फाउंडेशन में मैंने इकोनॉमिक्स में एक तरीका सीखा था, वो मैंने अपना। इसने बोला क्या क्या तरीका है वो? बोले बॉस मैंने प्राइस कम किया, प्राइस कम कर दिया, लोगों ने ऑटोमेटिकली ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चालू कर दिया, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। ग्रोसरी वाले ने कॉपी कर लिया, ग्रोसरी वाले को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कोई सीए वीए, उसने कोई इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा नहीं था। उसने बोला कि ठीक है चल मैं भी प्राइस कम कर देता हूँ। ये अगर गलती करता है ना ये, तो अगर प्राइस कम करेगा तो इसका टोटल रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइसेस कम हो जाएंगी तो टोटल रेवेन्यू भी गिर जाएगा। इनइलास्टिक के केस में हमने देखा है दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। गेटिंग मी और नॉट? यस। तो इसके लिए किसी को कॉपी नहीं करना है, हमारा दिमाग चला के बिजनेस करना है। तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या लगाएगा आदमी, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी मिली अपने को इसके अंदर? ये क्यों बताया सर आपने अभी? हमें कोई किराना दुकान थोड़ी डालनी है आगे चल के। बच्चों केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी तो आ सकता है ना। मिस्टर ए है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसने क्या करना चाहिए? प्राइस कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? इस टाइप से एमसीक्यू आएंगे केस स्टडी बेस्ड। आपको ये मत समझो कि सिर्फ थेरोटिकल ही के एमसीक्यूज आएंगे, आपको केस स्टडीज भी आ सकती है। केस स्टडीज मतलब ऐसा बिजनेस केस दे देंगे, क्या ऐसा ऐसा है, इसको रेवेन्यू बढ़ाना है तो इसने क्या करना चाहिए, उस टाइम पे दिमाग लगाना है आपको। बिजनेस स्ट्रेटेजी मेरी टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, लिखो टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू लिखो टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, टीआर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्राइस, लिखो यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉर प्राइस, स्ट्रेटेजी फॉर प्राइस। अगर मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, लिखो ब्रैकेट में एग्जांपल मोबाइल, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था? प्राइस को कम किया था हमने, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? प्राइस को हमने कम किया था। और मैं, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक। एग्जाम्पल लिखो ग्रोसरी, इसके अंदर हम प्राइस बढ़ाएंगे टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। तो ये स्ट्रेटेजी के लिए बिजनेस ओनर्स को ये जानना जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कैसी है, इलास्टिक या इनइलास्टिक। और सुनो, तुम बोलोगे ये जानना जरूरी, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ा है हमको? अबे वो अगर जानना है तो मैंने जैसे बताया, बिजनेस ओनर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकता तुम्हारे जैसा। ये जो थियोरेटिकल करते हैं ना, 500 रुपए की प्राइस 400 करके देखेंगे क्या होगा, 300 करके देखेंगे क्या होगा, 600 करके देखेंगे क्या होगा, 700 करके देखेंगे, वो लाइव मार्केट में खेल रहा है बंदा। वो बुक के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर रहा है। वो, उसको ये डर नहीं कि मुझे मार्क्स कम या ज्यादा आएंगे, उसको ये डर है कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं। तो वो ये पागलपंती नहीं कर सकता। उसको ये जानने के लिए वो डिटर्मिनेंट्स पड़ेगा। वो देखेगा मेरे प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में बैठ रहा है, वो इसेंशियल में बैठ रहा है, नॉन इसेंशियल में बैठ रहा है, मेरे प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, वो कंज्यूमर के बजट में बहुत बड़ा हिस्सा है या छोटा हिस्सा है, वो कोई बड़े प्रोडक्ट के साथ में एक्सेसरी जैसा बिकता है क्या, करेक्ट? वो ये सब डिटर्मिनेंट देखेगा, तो उसको बिना मार्केट में एक्सपेरिमेंट किए ये स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। समझ आ रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं कि हर एक आदमी ये जानता है, कुछ कुछ लोग तो ट्राई करते ही होंगे ना।
इसके लिए जो 10 बिजनेस चालू हो जाते उसमें से 2-3 बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते, बहुत बड़े हो जाते, 2-4 नॉर्मल चलते, 3-4 फेल हो जाते। क्यों होता है ये? क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ बिजनेस चल जाते, उनको सही तरीका मिल जाता, राइट। 2-3 मोबाइल शॉप वाले होंगे तो कोई प्राइस कम करके देखेगा, कोई बढ़ा के देखेगा, जिसकी प्राइस जिसकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गई वो चलेगा, दूसरा बंद कर देगा। इसलिए देखो बहुत सारे जो बिजनेसेस बंद होते हैं उनसे बात करो क्यों बंद हो गया, उसको बताते भी नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ, उसने धंधा मंदा था, कस्टमर नहीं आए, कंपटीशन बहुत था, मेरा प्रोडक्ट चला नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं ना कि इतना स्ट्रेटेजिकली करना है। तो अगर वो ये सब चीजें चेक करेगा तो उसको पहले ही पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के पहले कि मेरा प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक, और वो पता करने के लिए उसको डिटर्मिनेंट्स जानना जरूरी है। समझ आ रहा है कि आपको? तो ये अगर उसको डिटर्मिनेंट्स पता है तो उसको ये पता चलेगा इलास्टिक या इनइलास्टिक, और उसके ऊपर से वो स्ट्रेटेजी बना देगा कि प्राइस बढ़ाना है या कम करना है। ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर एमसीक्यू आता है आपको, करेक्ट। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, ठीक है। चलो लास्ट में अभी समरी बनाएंगे। क्या सब लोग तैयार है मेरे साथ समरी बनाने के लिए? यस और नो, बोलो यस और नो। कोई वीडियो को फॉरवर्ड करने की फिराक में नहीं है ना, कोई उसको आगे नहीं ले जा रहा है, कोई भी स्किप नहीं कर रहा है, राइट। चलो बनाओ मेरे साथ समरी, यहां पे लिखना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूरा लिखो, क्योंकि डिमांड के भी डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो, और यहां पे साइड में लिखेंगे अपन इलास्टिक, इलास्टिक और इन इलास्टिक, मतलब कब होगा ये इलास्टिक, कब होगा इन इलास्टिक, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे इसमें, अभी पूरा डिस्कस किया हमने पहले से। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये मत समझो कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे, इतना फटाफट समरी क्यों बना रहे। अबे इसके 2 वीडियो ऑलरेडी डाले हुए, उसके अंदर डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, जाओ वीडियो देखो, आराम से जिंदगी जियो, टेंशन नहीं लेना है। चलो लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बोलो मुझे, ज्यादा सब्स्टिट्यूट मतलब इलास्टिक या इनइलास्टिक? ज्यादा सब्स्टिट्यूट मतलब इलास्टिक, लिखो इलास्टिक के केस में मोर सब्स्टिट्यूट्स, इनइलास्टिक के केस में लिखो लेस, करेक्ट। मूव नहीं है वो, मोर, एक मिनट, मूव दिख रहा है ना, मोर, हाँ, मोर सब्स्टिट्यूट, लेसर सब्स्टिट्यूट्स, करेक्ट, सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट लिखना है सेकेंड, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी in the consumer's budget, in the consumer's budget। अगर वो छोटा हिस्सा है तो क्या होगा, इन इलास्टिक, अगर बड़ा हिस्सा है तो इलास्टिक, पता है ना। चलो लिखो इलास्टिक में, लिखो इलास्टिक के अंदर लिखेंगे सब्सटेंशियल पोर्शन, सब्सटेंशियल पोर्शन। यहां पे इन इलास्टिक में लिखेंगे अपन निग्लिजिबल पोर्शन, निग्लिजिबल पोर्शन। आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि जितना कम पोर्शन रहेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम रहेगी, जितना पोर्शन बड़ा उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, राइट। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो फटाफट, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज। बोलो मुझे इसेंशियल कहां पे लिखूं, कहां लिखूं इसेंशियल? इन इलास्टिक में, राइट। और इलास्टिक में क्या लिखूं? नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। गेटिंग मी? नंबर ऑफ यूजेस,
फोर्थ लिखना है नंबर ऑफ यूजेस टू विच a commodity can be put, number of uses to which a commodity can be put. ज्यादा यूजेस इलास्टिक, कम यूजेस इन इलास्टिक, बराबर लिखो मोर इलास्टिक होगा, लेसर इन इलास्टिक होगा, राइट। चलो लिखो फटाफट फिफ्थ। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में एग्जांपल याद आ रहा है क्या आप लोग? पेट्रोल और कार का लिया था हमने। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी तो शॉर्ट रन में क्या करोगे आप? नंबर ऑफ ट्रिप्स कम करोगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा पेट्रोल पे। बट लॉन्ग टर्म में क्या करोगे आप? गाड़ी बदल दोगे, पेट्रोल की बेच दोगे, ईवी खरीद लोगे, राइट। पेट्रोल का काम ही नहीं, बराबर। तो शॉर्ट रन के अंदर इन इलास्टिक है, लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक। यहाँ पे लॉन्ग रन वर्ड यूज करो, लॉन्ग टर्म यूज करो, सब चल जाएगा। तुम्हारे मॉड्यूल में लॉन्ग रन यूज किया है, इन इलास्टिक के लिए शॉर्ट रन, ठीक है। चलो सिक्स्थ, कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट्स, अगर कंज्यूमर हैबिचुअल होगा आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए, तो फिर क्या होगा वहां पे? इन इलास्टिक होगा, राइट। इन इलास्टिक में क्या लिखेंगे? हैबिचुअल, हैबिचुअल। और इलास्टिक में क्या लिखेंगे? नॉन हैबिचुअल, या फिर इसको बोल सकते हो आप कैजुअल। अगर कैजुअली कंज्यूम करता होगा, वो जमा तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टेंशन वाला काम नहीं है उसको, तो फिर वो ये करता है। एक सेकेंड ना, ये हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो सेवेंथ। सेवेंथ है टाइड डिमांड। टाइड डिमांड के अंदर हमने एग्जांपल लिखा था व्हीकल और पेट्रोल, प्रिंटर और इंक। इसके अंदर क्या होता है? टाइड डिमांड अगर है तो इन इलास्टिक है, राइट। टाइट डिमांड रहेगा तो इन इलास्टिक, क्योंकि वो डिमांड जो है वो दूसरे पे डिपेंड रहेगी ना, टाइट डिमांड। और यहाँ पे रहेगा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब अकेला वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो आप, ऑटोनॉमस, ओके। चलो नेक्स्ट लिखो 8 नंबर। 8 हमारा प्राइस रेंज। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज में 3 है, लो, हाई, वेरी हाई, करेक्ट। बोलो किसमें क्या लिखना है अपने को? या लो मीडियम हाई, ऐसा करो, लो मीडियम हाई। हाँ, हाई वेरी हाई मत करो, वो वर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर एमसीक्यू में और लफड़ा हो जाएगा उससे। तो इलास्टिक कब है बताया क्या? इलास्टिक कब है? जब मीडियम है प्राइस रेंज। और इन इलास्टिक कब है? जब लो है या फिर वेरी हाई है, करेक्ट। लो या वेरी हाई की केस में इलास्टिक, सॉरी सॉरी सॉरी, लो और वेरी हाई की केस में इन इलास्टिक। इन इलास्टिक है ना, हाँ इन इलास्टिक। और इसके केस में अपना मीडियम रेंज में है प्राइस तो इन इलास्टिक, ठीक है। प्राइस रेंज हो गया अपना, एक मिनट, हाँ प्राइस रेंज। चलो नाइन्थ लिखेंगे, नाइन्थ। नाइन्थ है माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, इसका सीधा सीधा लिख तो इन इलास्टिक। इसको कोई दूसरा कंपेयर करने को नहीं है इसको। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट अगर छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कार के साथ के एक्सेसरीज, गिफ्ट के साथ में पैकेजिंग मटेरियल, मॉल में शॉपिंग करने गए हो वहां पे बैग खरीद रहे हो, ऐसे छोटे छोटे आइटम परचेस कर रहे हो अगर आप, तो वो इन इलास्टिक है। इसका कोई दूसरा नहीं है। दूसरा क्या रहेगा फिर? जो कॉस्टली आइटम है, कॉस्टली आइटम के लिए फिर इलास्टिक रहेगा, राइट, ठीक है। या फिर आपको लिखना है तो लिख दो यहाँ पे कॉस्टली, कॉस्टली मेन आइटम, इसके लिए क्या रहेगा? इलास्टिक। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री माइनर, माइनर आइटम या चीप आइटम, मतलब जो इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट के लिए क्या है फिर वो। चलो ठीक है, इस तरीके से बना लो, लिखना है तो, क्योंकि टेबल बनाया है तो उसी फॉर्मेट में लिखना सही है, ठीक है। आगे आइए, 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे इसको, ये प्रॉपरली बनाओ, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पहले इसको रिवाइज करो, ठीक है।
अगर कहीं पे कुछ बाकी है तो प्लीज पॉज द वीडियो और लिखना चालू करो। मैं धीरे धीरे एक बार दिखा देता हूँ पूरी समरी। चाहो आप पॉज करो और प्रॉपरली लिख लो ये सब कुछ। Go into the description box, check the links and meet me in the next video. Okay, bye bye.